आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सात अक्टूबर 2023 की सुबह 6:30 बजे के करीब हमास ने एक के बाद एक 5000 रॉकेट इजराइल पर दागने का दावा किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। हमले में 100 से ज्यादा इजरायलियों की जान गई। 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने इजराइल में घुसपैठ की। 1948 के बाद इजराइल में फिलिस्तीनी घुसपैठ का यह सबसे बड़ा मामला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए इसे तीसरे इंतिफादा की शुरुआत कहा जा रहा है। लेकिन ये इंतिफादा है क्या? इजराइल बनाम फिलिस्तीन के युद्ध में इंतिफादा की शुरुआत कैसे हुई? आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। ये ज्ञान ध्यान है। अब दोस्त, इंतिफादा का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो वो समझते हैं। इंतिफादा एक अरबी शब्द है। अंग्रेजी में जिसे ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग आएगा शेक ऑफ। इजराइल के खिलाफ विद्रोह और उस पर जोरदार हमले को फिलिस्तीन के लोग इंतिफादा कहते हैं। एक ऐसा हमला जो इजराइल को पूरी तरह से हिलाकर रख दे। 1987 में फिलिस्तीन में शब्द का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। ये वो मौका था जब इजरायली सैनिकों के खिलाफ लोग वेस्ट बैंक और गाजा में जोरदार विरोध जता रहे थे। फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी प्रोफेसर एडवर्ड सैयद ने 1989 में इंतिफादा शब्द की। उन्होंने कहा था कि ये अपनी जमीन, देश और इतिहास बचाने के लिए फिलिस्तीनियों की इजराइल के खिलाफ एक तरह की जवाबी कार्रवाई है। पहले इंतिफादा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1989 को। इसकी वजह 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत थी। फिलिस्तीनी मजदूरों की एक कार से इजरायली आर्मी की टक्कर हो गई थी। इजराइल का ये कहना था कि ट्रक का ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन बहुत से अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने यह माना कि ये टक्कर जानबूझकर मारी गई थी, ताकि इससे कुछ दिन पहले चाकू घोंपकर मारे गए इजरायली सैनिकों की मौत का बदला लिया जा सके। फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत के बाद इजरायली सैनिकों के खिलाफ हिंसा भड़क गई। इजरायली सैनिकों ने इसका जवाब गोलियां चलाकर दिया। इससे हिंसा और भड़कती चली गई। पहले इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई आम लोग कर रहे थे। फिर देखते ही देखते फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात ने इस पूरी बगावत की जिम्मेदारी खुद ले ली। फिलिस्तीनियों ने इजराइल जाकर काम करना, टैक्स देना, वहां का सामान खरीदने से इनकार कर दिया। साथ ही फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों को देखते ही उन पर पत्थर और बोतलें फेंककर हमला करने लगे। माना जाता है कि पहले इंतिफादा में ही हमास का जन्म हुआ, जो अभी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। पहले इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीन के एक इमाम शेख अहमद यासीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड और पीएलओ को अप्रोच किया। यासीन 12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते व्हील चेयर पर आ गया था। उसे ज्यादा दिखाई भी नहीं देता था। इसके बावजूद वो इजराइल के खिलाफ हमास बनाने में कामयाब रहा। इजराइल ने अपने कब्जे वाले इलाके में बगावत को दबाने के लिए कर्फ्यू लगाए, विद्रोहियों की गिरफ्तारी की। 1993 में इजरायली सरकार और पीएलओ के बीच ओस्लो शांति समझौते के बाद पहला इंतिफादा खत्म हुआ। इसी समझौते से फिलिस्तीन को अपने कब्जे वाले इलाके में शासन का अधिकार मिला। इजराइल के एक एनजीओ बित्सलेम का दावा है कि 1993 के अंत तक 1203 फिलिस्तीनी और 169 इजरायली मारे गए थे। अब इसके ठीक 7 साल बाद एक घटना और घटी। 28 सितंबर को इजराइल के विपक्षी नेता आरियल शरोन पूर्वी यरूशलेम पहुंचते हैं। उनके यहां पहुंचने पर फिलिस्तीनी लोग उनका जोरदार विरोध करते हैं। इजरायली नेता के इस दौरे से फिलिस्तीनियों को लगा कि इजराइल अल-अक्सा मस्जिद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। फिलिस्तीनियों का यही डर और इसी की वजह से शुरू हुआ विरोध, और फिर शुरू होता है दूसरा इंतिफादा। हमास ने 6 अक्टूबर को आक्रोश दिवस मनाते हुए लोगों से इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला करने की अपील की। भले ही पहले इंतिफादा में फिलिस्तीनी इजरायली सेना पर पत्थर और बम ही फेंकते थे, लेकिन दूसरे इंतिफादा में हमास ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के शहरों और रिहायशी इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। हमास के आत्मघाती हमलावर इजराइल में घुसे और तबाही मचाने लगे।
होटलों, सड़कों और इमारतों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। इस हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद ही इजराइल ने सीमा पर एक बड़ी दीवार बनाई ताकि दुश्मन चाह कर भी इजराइल में घुस न पाए। इजराइल के ही न्यूज़पेपर हारेत्स का यह दावा है कि दूसरे इंतिफादा में 1330 इजरायली जबकि 3300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। दूसरा इंतिफादा कब खत्म हुआ, इसको लेकर कोई निश्चित तारीख नहीं है। हालांकि फिलिस्तीन के उस वक्त के राष्ट्रपति यासिर अराफात की 2004 में मौत हो गई। इसके बाद इंतिफादा के तहत होने वाले हमले कम हो गए। धीरे धीरे इजरायली फोर्स ने एक बार फिर फिलिस्तीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब ये जो बार बार हमास का जिक्र आ रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। 1948 में इजराइल के जन्म के बाद फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज़-अद-दीन अल-कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। एक और नेता है खालिद मशवाल। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है। एक सोशल विंग भी है। इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना इनका काम है जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी है। एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को उसने स्थापित कर लिया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान होता है। जिस ग्रुप को इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, वही हमास अब इजराइल के खिलाफ होकर बढ़ चढ़कर हमला कर रहा है। फिलिस्तीन के लोगों का उसको साथ तक मिल रहा है। 1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदी का एक बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। वो यहाँ के जाफा इलाके में एक कंपनी खोलता है जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है। इसमें फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है। इसके चलते मर्ज बिन आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहा। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल की स्थापना होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि 1947 में यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इजराइल के बनने की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों के विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने की जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश होते हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल होता है। फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। अरब मुस्लिम इस दिन को अल नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं। जुलाई 1949 तक इजरायली फोर्सेस 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। 1949 का वक्त आता है। सीज फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है। फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। जो जमीन जॉर्डन ने कब्जाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। वही जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे गाजा कहते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक जॉर्डन के पास होता है, वहीं एक पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा रहता है। अब इसके बाद आता है 1964 का साल। फिलिस्तीन को इजरायलियों से आजाद कराने के लिए PLO का गठन होता है। PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके ठीक 3 साल बाद एक युद्ध होता है। युद्ध में इजराइल मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराता है और ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। इसे 6 डे वॉर यानी कि 6 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनी का बसना शुरू होता है। हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। फिर आता है 1973 का साल। अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल पर हमला करता है। यह हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन योम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। इजराइल फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। इसके 1 साल बाद 1974 में UN के प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए।
वहीं यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। फिर 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड अकार्ड नाम दिया जाता है, हालांकि इसके तहत दिए गए सुझाव कभी लागू नहीं हुए। 6 जून 1982 में इजराइल फिलिस्तीन उग्रवादी पर हमला करने के लिए लेबान में घुसपैठ करता है। इसमें इजराइल के समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई सौ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मार डालते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला था कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत चाहूंगा आपसे। शुक्रिया।